हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एज ए कोरियोग्राफर की, लेकिन अभी वो हीलर तरीके बहुत ही जानी मानी है। उनकी एक जर्नी और कुछ एक टिप्स आपके लिए लेने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रही हूँ रेनी सबरवाल की। रेनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए, आपने अपनी करियर की शुरुआत तो कोरियोग्राफी से की, हाँ जी। तो आपका ऐसे फिल्मी बैकग्राउंड तो है नहीं, तो कोरियोग्राफी में आना कैसे हुआ? एक्चुअली मैम जो मेरा जो बैकग्राउंड है ना, उसमें फिल्म इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है ही, क्योंकि मेरी जो नानी है वो वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर थी। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में छत्तीसगढ़ की लता से बोला जाता था और सम्मानित किया गया था। माई मदर वॉज अ रनर अप इन सुनीति चौहान शो मेरी आवाज़ सुनो, जब उस टाइम पे आता था। और माई मासी इज एन एक्टर। तो ऐसा नहीं है दैट आई एम कंप्लीटली अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट आई एम आल्सो नॉट इनसाइड द इंडस्ट्री कंप्लीटली। तो मैं लोगों से, एक्टर्स, कोरियोग्राफर, सबसे मिलना होता था। मेरी जर्नी एज अ परफॉर्मर एट द एज ऑफ 2 शुरू हुई। तो वहाँ से फिर व्हाट हैपेंड इज कि मैं आई वाज इन मध्य प्रदेश, आई वाज इन भिलाई, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया। वहाँ से मैं 2000 में आई मुंबई। उसके बाद शामक की एकेडमी मैंने ज्वाइन की, आई वाज असिस्टेंट है। तो उसके बाद फिर ये कोरियोग्राफी की जर्नी मेरी शुरू हुई। ये बात थी मेरी जर्नी। ये कोरियोग्राफी करते करते आप हीलिंग के सेशन में कैसे चली, हीलर कैसे बनेगा? देखिए क्या होता है कि मैं, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं कोरियोग्राफी की जर्नी में जब शामक दावर के साथ थी, आपने अगर सुना होगा, तो वो भी एक बहुत बड़े हीलर है। वो भी इंट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो उनके बारे में ये चीज़ मुझे पता चली, उनको दीक्षित था ये चीज़, तो उन्हें पता चली। वो आंखें देखकर लोगों को बता रहे थे कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और वो वाकई में होता था। और मैं ये मानती हूँ कि आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से जब आप होते हो तो आपका इंट्यूशन जो है वो वैसे ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि आप ईश्वर से एकदम कनेक्टेड चलते हो। फिर जब मैं प्रभुअन्ना, प्रभुदेवा और उनके ब्रदर की भी पार्टनर में बनी इस कोरियोग्राफी के दौरान, तो मैं देखती थी कि बहुत सारे ऐसे एक्नॉलेजमेंट है, ऐसे अवार्ड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिलनी चाहिए मगर वो नहीं मिल रही थी। तो उसी दौरान मुझे लगा ऐसा या तो मेरे लक में कोई कमजोरी है, या तो समय नहीं आया है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। तब मुझे मेरे गुरुजी मंदार अमोनकर जी मिले, जो कि श्री श्री रविशंकर के एसोसिएशन में लंबे समय से काम करते। तो वो मेरे गुरुजी आज से 20-22 साल से ऊपर है। तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि 2024 तक तुम्हारी मेहनत है, 2025 से तुम्हारा परिणाम। तो वही हो रहा है मेरे साथ। मैंने इतनी जो मेहनत की, मैं IFTCA की मेंबर बनी, उसी दौरान मैं हीलिंग की जर्नी भी शुरू कर दी। और मैं हीलिंग कर रही हूँ 12 साल की उम्र से। मतलब टैरो, वास्तु में लोगों को मदद करना। लोग मेरे साथ आते थे, बैठते थे, उन्हें मैं बोलती थी कि ये चीज आपके घर में गलत रखी हुई है। तो वहां से आर्टिस्टिक वे में और हीलिंग के वे में दोनों ही मेरे पैरेलल ही चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। कि आपको कोरियोग्राफी में आप प्रभुदेवा के साथ में काम हाँ करें जी। और बाद में अभी आपका इंस्टीट्यूट है, हाँ तो जी। ये जो जर्नी में आपके उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा कैमरा के सामने आना चाहती थी। मैं कभी भी कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि लोग मेरा डांस डांस की जो प्रतिभा है वो देखें। तो ये होता है ना कि जैसा कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो लेकिन ये मेरा था कि मैं करते जाऊंगी, उसके परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मेरा ये था कि जो जैसे भगवान जी मेरे लिए द्वार खोलेंगे, मैं उन द्वारों में पहले जाऊंगी, उसके बाद अपना नाम लेकर उस मिशन में लगी रहूंगी। तो ये तो था मैम कि कोरियोग्राफी की जर्नी में ऐसे हुआ कि मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि चीज़ें हो नहीं पा रही थी। मैं ऑडिशन देती, ऑडिशन में रिजेक्शंस हो जाते। और क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और डॉक्टरेट हूँ आर्ट्स एंड एजुकेशन में, तो ऐसे कभी डेस्परेशन मेरी नहीं थी कि किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री में मुझे आना ही है, ऐसा नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जब मैं ऐसे बात करती थी, घूमते रहती थी, पढ़ती थी, आई वाज आल्सो अ टॉपर इन एजुकेशन। तो एक एक छोटी सी घटना है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सोसाइटी में, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, एक 8 साल का बच्चा, उसने मुझे एक पार्टी में नोटिस किया। उसका नाम लेते भी मुझे कोई, यानी अर्जुन, छोटा सा बच्चा 8 साल का। तो उसने मुझे बोला, एंड ही केम फ्रॉम समवेयर, लाइक यूएस, कहीं से तो आया था वो। तो ही इज अ वेरी गुड लाइक फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने मेरे से डांस भी सीखा है, उसकी मदर मेरे से हीलिंग सीख रही है। तो दी, आई थिंक दैट यू शुड ओपन योर डांस एकेडमी, यू डांस लाइक अ बेब, ऐसे करके चला गया। और मैं सोची कि पता नहीं इसने मेरी आंखें खोल दी, क्या किया पता नहीं, ये दिव्य कुछ चमत्कार था क्या था। और दूसरे दिन मुझे बोला कि 10:30 आई नीड यू डाउन। तो मेरे को नहीं समझ आया कि वो क्या बोल रहा है। यू वोंट बिलीव मैम, 2010-11 की बात है ये। वो एक, उसने सीटी मारी और 20 बच्चों को उसने 2-2 हजार रुपए लेकर नीचे बुला लिया। और वो मेरा फर्स्ट डे था, मैंने अर्न 40,000।
जिस व्यक्ति को एक मतलब कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको उसने 40,000 रुपए आपके हाथ में थमा दिए। 3 महीने के अंदर आई हैड 150 स्टूडेंट्स इन नवी मुंबई। इट वाज अनबिलीवेबल, वी केप्ट डूइंग शोज। फिर मेरे मामा के कुछ संपर्क के थ्रू हमें प्रभुदेवा और उनके ब्रदर का कनेक्शन मिला, हमने फ्रेंचाइजी ली और उसके बाद फिर हमने बेलापुर में एकेडमी खोली। फिर वहां से एक बाबा ब्लैक शिप करके एक मूवी आई थी बीच में, जिसका मेंबर भी मैं उसी लिए बन पाई, मतलब असिस्ट भी कर पाई विष्णु देवा जी को। प्रभु अन्ना की वजह से, उनकी वजह से IFTCA जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ कोरियोग्राफर्स जो है ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म्स, वहां पे मेरा लाइसेंस मेरा बना। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग असिस्टिंग वर्क विद विष्णु देवा, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उसके बाद आई वाज लाइक कि क्योंकि मेरे जीन्स में एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं एक बिजनेस परिवार से आती हूँ, तो मुझे लगा अपना कुछ करना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग हीलिंग, फिर वेडिंग कोरियोग्राफी में लीड करना और पार्टनरशिप लीड करना। तो उनके साथ मेरी पार्टनरशिप 2019 तक चली। लेकिन ये परिवार इतना प्यारा परिवार है कि ये किसी की तरक्की कभी रोकता नहीं। ये बोलता है कि नहीं, आपको लग रहा है आपको अपना नाम करना है तो आप आगे जाके नाम करो। तो उन्होंने वो मौका मुझे दिया। सरोज खान जी से मैं इस दौरान मिली, उन्होंने मेरी प्रतिभा की बहुत तारीफ की कि बहुत पाक बच्ची है तू, अपने दम पे नाम कर। तो शी वाज लाइक दैट। और जब वो चली भी गई इस दुनिया से, वो मेरे माँ के जन्मदिन के दिन शी पास गई, और 3 जुलाई 2020। एंड आई वाज ब्रेथलेस। हम लोग कुछ मतलब क्या सेलिब्रेट करें क्या नहीं करें हमें नहीं पता था। बट उन्होंने जो मुझे शो में उठ के बोला कि व्हेन आई हैव दैट वीडियो विद मी, कभी आपको मैं भेजूंगी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि व्हेन रिनी इज डांसिंग आई फील आई एम डांसिंग। तो वो तो मेरे लिए रिटायरमेंट घोषित कर देने वाली बात होती है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलते रही मैम, एंड आई एम नाउ डूइंग वेरी वेल बाय योर ग्रेस। फिंगर क्रॉस फॉर दैट। अच्छा, ये मुझे बताइए आपका हीलिंग में कैसे आना हुआ, और आप बहुत सारे हीलिंग के एस्पेक्ट है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते, उनके थोड़े से मैं जानना चाहूँगी। मैम देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जब आपको आंसर्स नहीं मिल रहा होता कि आपको पता है आप में टैलेंट है, आपको पता है आप में प्रतिभा है, आप कर भी ठीक रहे हो, आप कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे हो, आप अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। और ये जो एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज वाली बात है ना, हर किसी को यही लगता है कि ये सीधा कास्टिंग काउच में ही जाता है। ये कास्टिंग काउच में कई बार नहीं भी जाता है। ये सिर्फ ये रहता है कि अरे नहीं, तुम छोटी हो, तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरीके से भी आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। ऑडिशंस में मेरा हमेशा सिलेक्शन होता था और फिर बाद में मैं रिप्लेस हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था एड कमर्शियल्स में पैसे मिल गए, एड ही रिलीज नहीं हुआ। तो तब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कुछ तो मिसिंग है, जिसके वजह से ना मेरी चीजें बन नहीं पा रही। तब मेरे गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी और मुझे बोला कि देखो, 2024 तक तुम्हारा परिश्रम, 2025 से तुम्हारा नाम। तो वही हो रहा है, आप सबके समझ में 2025 से ही आ रही हूँ। तो इस दौरान मैंने वास्तु सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, टैरो सीखा। आज की डेट में मेरे पास 108 टैरो डेक्स हैं जिसके थ्रू मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मैं स्पेल्स करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि केवल मैं अकेले करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हीलर हैं, वो भी कोरियोग्राफर हैं, वो भी इसी सेम बिजनेसेस में है। ही वाज एन एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर, तो उनका सपोर्ट मुझे मिला। पेरेंट्स, मासी, सबका सपोर्ट मुझे मिला, तभी एक व्यक्ति आगे जा पाता है। तो आप मेरी आज की डेट में शेयरनो एंड हील के नाम से इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे वर्ल्ड ओवर में लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ में एक डिफरेंस ला पाए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उनको मैं टाइमिंग बता देती हूँ, उपाय बताती हूँ, जिससे उनकी लाइफ में डिफरेंस आ पाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये रहता है आपका मेरे ऊपर विश्वास, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने रेमेडी की और कल आपको रिजल्ट मिला। आप अगर भगवान की दक्षता में हो और आप गुरु की दीक्षा लिए हो, लेकिन फिर भी आपके मन में दूसरों के लिए कंपैरिजन है, जेलसी है, लोगों को पुट डाउन करना है, रास्ते से हटाना है, तो उन रेमेडीज का काम वैसे भी नहीं होगा। तो यही आपके माध्यम से जब आप इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, कि मैं चाहती हूँ कि लोगों का ध्यान इस चीज पर आकर्षित हो कि आपको आपके हार्डवर्क का फल तभी मिलता है जब आप ईश्वर के सामने समर्पण करते हो, सरेंडर करते हो, तब आपकी लाइफ में चीजें डिफरेंट होनी शुरू होती हैं, जो मेरे साथ ही हीलिंग एग्जैक्टली है। देखिए मैम, कैसा होता है, हम जब भी जन्म लेते हैं तो हम सब अपनी कुंडलियां बनाते हैं, हॉरोस्कोप्स बनाते हैं। सबके गुरु होते हैं, महाराज जी होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं कि ये इस बेटी का ऐसा होगा, ये इसका भाग्य है, चंद्रमा इस स्थान पर, ये स्थान पर। तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी। टैरो होता है आपकी एनर्जी पढ़ के बोलना। हीलिंग क्या होता है, मान लीजिए आपकी लाइफ में फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, या रिश्तों का प्रॉब्लम है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या शादी में प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि किस वजह से, या किस ग्रह की वजह से, या किस श्राप की वजह से, कर्ज की वजह से इस परिवार में इस चीज में प्रॉब्लम है।
तो हम मतलब पूरा थरो रिसर्च होता है, उसके बाद उनकी एनर्जी अलाइनमेंट की जाती है। उसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट कुछ सालों पहले आए थे। उनका ऐसा हो रहा था कि वो उनको किसी ने कह दिया था कि केतु की दशा लगते ही उनकी डेथ हो जाएगी, और केतु उनके अष्टम स्थान में बैठे हुए। काफी हीलर्स के साथ ऐसा केसेस होता है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, टैरो सीखेंगे, वास्तु सीखेंगे, आपका उतना बेहतर होगा, और शायद ये हो भी ना। आप करके देखिए, ट्रस्ट मी मैम, जिनको डेथ की प्रेडिक्शन दी गई थी, आज भी मेरे स्टूडेंट हैं, आज वो खुद हीलर बन चुके हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं, और उनको वो दशा का जो दंश है वो लगा नहीं। क्यों? क्योंकि केतु की एनर्जी अलाइन कर दी। केतु होता क्या है? स्पिरिचुअलिटी में ले जाने वाला ग्रह, डिटैचमेंट का ग्रह। तो जब आप अपने केतु को सेवा से, एस्ट्रोलॉजी में डिटैचमेंट है ना, स्पिरिचुअलिटी है, तो आपने उस पे सबका ध्यान आकर्षित कर दिया, अपनी एनर्जी उसमें डाल दी, तो जो आपका एक नेगेटिव फेस था, उसकी पावर वहां खींच ली। तो दिस इज हीलिंग। हम उनको बता देते हैं ऐसे आप अपने लाइफ को हील कर सकते हो। प्लस हम उनके लिए कुछ पूजा पाठ बताते हैं जो उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से डिजाइन होता है। तो जहाँ पे एक आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, वहां पे केवल आपकी उंगली कटी है, ये डिफरेंस होता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वही है, श्रद्धा और सबूरी तो हर चीज में लगती ही है। अच्छा, जो कॉमन लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दो चार इंसिडेंट्स गिनाना चाहूँगी। किसी को जॉब नहीं है, किसी के घर में बीमारी चल रही है, किसी को पैसे की किल्लत है, किसी का अच्छा खासा बिजनेस डूब रहा है, तो ऐसे जो कॉमन है, मोस्टली मोटे मोटे में चार, तो इनको आप क्या रेमेडीज बताओगे? मैम देखो, एक तो ये चीज मैं बताती हूँ, आजकल इंस्टा रील्स और सोशल मीडिया का जो प्रचलन है, उसमें क्या होता है, एक तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से रेमेडीज का काम बन नहीं रहा है उस तरीके से। क्यों? क्योंकि लोग जनरल रेमेडीज देते हैं। पता चला आपका मंगल डैमेज है, हमने मंगल की रेमेडी आपको दे दी। पता चला कि आपको बुध का प्रॉब्लम है, हमने बुध ही को आपके लाइफ में लेकर आ गए। तो इस केस में होता क्या है कि मैं कभी भी जनरल रेमेडीज देती नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि हर किसी का गुरु, शुक्र, मंगल, चंद्र अलग अलग पोजीशन पे बैठा है। अगर जो ग्रह आपका कमजोर है, सिर्फ मैं ये देखती कि फाइनेंस के लिए ये देते वैसा कर दिया जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और वो बैकफायर करना शुरू कर देता है। तो इन सब चीजों से मैं दूर रहने बोलती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें, बहुत बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब आप अपने फाइनेंस को या रिश्तों को ठीक करने के लिए कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप ये जनरलाइज्ड वे रहता है। आप पर्सनलाइज्ड अपना हॉरोस्कोप या अपना टैरो खुद एक सक्षम एस्ट्रोलॉजर से कराएं। ठीक है, और दूसरी चीज, उस एस्ट्रोलॉजर का बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो खुद एक वेल एस्टैब्लिश परिवार से आएगा, वो कभी इसको बिजनेस के माध्यम से नहीं देखेगा या आपको लूटेगा नहीं। ठीक है ना? तो अब मैं 5 चीजें आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे आप मेरे हाथ में देख लो, दिस इज पाइराइट, ओके, दिस इज आल्सो पाइराइट, द वन व्हिच आई एम वेयरिंग, ओके, दिस इज पाइराइट। एक तो पाइराइट मैंने 3 जगह पहना हुआ, 1 2 3। तो पाइराइट जो स्टोन रहता है, अगर आप उसे प्राण प्रतिष्ठा करके लेते हैं, ठीक है, तो उससे पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाती है। फाइनेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ही संडे के दिन, हर 3 महीने में रिपीट कर सकते हैं। एक संडे के दिन आप 400 या 800 ग्राम गुड़ लेकर के हनुमान जी को आप चढ़ाकर आ जाइए। कि द थिंग इज कि आप जो है हमारे फाइनेंस का बेड़ा पार कीजिए। तो वो होती है। किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम स्पेल्स करते हैं, मतलब कैंडल थेरेपी के थ्रू हम उनको हेल्प करते हैं। अगर वैसा सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 बांसुरी लीजिए, उसमें मौली लाल धागा बांधिए, और राधा कृष्ण की जो छोटी सी फोटो वो अपने कमरे में लगा दीजिए। मैं ये तो नहीं कहती कि आपके अपने एफर्ट के बगैर भी चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, मगर उसके साथ साथ आपकी झगड़े की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये जरूर होगा। हेल्थ के लिए व्हाट यू कैन डू इज, एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ आपने रखा, और उसके बाद मृत्युंजय जप किया आपने 3 माला। और मृत्युंजय जप कैसे होता है, ओम कर्मकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। 108 जो रहती है माला, उसके आपने 3 मालाएं की, और उसके बाद उसको पूरी श्रद्धा और फेथ के साथ कि आप मेरे हेल्थ की रक्षा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, करके आपने पिलो के नीचे रख दिया। हर 1 महीने में उसको आपने विसर्जित किया, फिर नया पोटली बना के रखा। उससे आपको लाइफ में फर्क देखने मिल जाएगा। बच्चे पढ़ते नहीं है, या तो हेल्थ तो आपने बता ही दिया, स्पेशली झगड़े, अफेयर्स, पीस ऑफ माइंड, इसके लिए क्या मोटे मोटे में क्या सलाह देंगे? ये तो पहले तो मैं ये कहती हूँ मैम, रेमेडीज तो अलग जगह में है, लेकिन जैसे हम उस संस्कृत के श्लोक में देख रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकार तस्मै फलेषु कदाचन, और मनसा कर्मणा वाचा, आप कर्म कैसे कर रहे हो उस पर भी आपका भाग्य बहुत ज्यादा निर्भर करता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर भी आपका भाग्य बहुत निर्भर करता है कि आप हमेशा अगर सकारात्मक सोच रहे हैं तो बहुत चीज़ें हो भी जाती हैं। हर बात पे आप सरेंडर कर देते हो, नकारात्मक ही सोचते रहते हो, तो फिर वो जहाँ पे एनर्जी जाएगी वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो चाहे कोई भी दशा चल रही हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और वो वाकई में वैसा होता है। लेकिन अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो उसमें दो ग्रहों का मूल उसमें रहता है, एक रहता है चंद्रमा, उनका मन विचलित रहता है, दूसरा जो है बुध। बुध के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाय की सेवा। अगर आपने उनको खाली मतलब जो ग्रीन ग्रास होते हैं आपने खिलाए, उसके बाद आपने जैसे ये जेड मैंने पहना हुआ है, जेड आपने पहना है, दैट इज वेरी गुड। मैं ज्यादातर लोगों को जेमस्टोन्स इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ, जेमस्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मैम, ओरिजिनल वाले 50,000 75,000। तो अगर जेमस्टोन टूटेगा, क्योंकि नेगेटिविटी लेने के बाद जेमस्टोन का टाइम खत्म होने के बाद वो टूटता है, 6 महीने बाद टूटे, 8 महीने बाद टूटे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर एनर्जी। तो वो जब टूटे तो आप बार-बार 75,000 का स्टोन थोड़ी पहनोगे। आप अगर एक 1500 रुपए का क्रिस्टल रहता है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो एक तो मैं वो कहती हूँ क्रिस्टल्स अपनी दशा के हिसाब से पहनने के लिए। दूसरी चीज ब्लैक, ब्लू और जो रेड कपड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा ना पहने। क्यों? शनि राहु मंगल के कलर्स आप पहनेंगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग इसे फॉलो करते हैं आज के डेट में, जो नहीं करते उनको मेंटल एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस, रिलेशनशिप में धोखा, दगा, ये सब मिलता ही मिलता है। और अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट रख के अपने कर्मों को सुधारा नहीं, कितनी भी रेमेडीज कर ले, माँ बाप की इंसल्ट कर ले, गुरु की इंसल्ट कर ले, सब एक ग्रह है ना। सूर्य जो है वो पिता है, चंद्रमा माँ है, गुरु हमारे मेंटोर्स हैं, बुध बच्चे हैं, ठीक है। जो राहु केतु हमारे अंडर काम करने वाले लोग हैं, शनि जो है स्वीपर है हमारे, एकदम मतलब जो हमारे घर को संभालते हैं, हमारे डोमेस्टिक हेड है, मंगल हमारा भाई है, तो शुक्र जो है वो बीवी है, गुरु जो है वो हमारे हस्बैंड है। तो अगर इन ग्रहों को आप तंग कर रहे हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो ठीक कर देगा, तो संभव ही नहीं है वो। तो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। ये सुनते सुनते मैं तो इतनी में उसमें एनग्रॉस हो गई और सोचने लगी वाकई ये सब पॉसिबल है। हाँ। तो है, बिल्कुल है। मेरा अगला सवाल है कि ब्लैक मैजिक के बारे में हमने बहुत सुना है, ऐसे भी वो है क्या, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, और अपने पे कोई कर रहा है तो कैसे हमें पता चलेगा? देखिए मैम, ये आजकल ऐसा है ना कि कलयुग में जो एनर्जीज अभी चल रही है उसमें क्या है, आधे लोग इल्यूमिनाटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें शैतान की पूजा की जाती है टू गेट योर अचीवमेंट्स। वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग करते हैं, हर जगह ही लोग करते हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं क्योंकि एक सीक्रेट सोसाइटी होती है। अब उसमें अगर कोई एंटर कर रहा है तो सबसे पहले गीता रखवा देंगे, कुरान रखवा देंगे, बाइबल रखवा देंगे, उसको थूकने को कहेंगे, आपको उसके ऊपर से चढ़ने को कहेंगे, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कोई आपकी पूरी एनर्जी लेकर के आप एक डेविल के फॉर्म में काम करते हो, एंड एट द सेम टाइम आपको चीजें मिलती जाती है, फेम से मिल तो जाता है, लेकिन उसके बाद आपके फादर की डेथ, मदर की डेथ, बच्चे की डेथ, फिर आपकी डेथ अचानक से हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माइकल जैक्सन है, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसको किसी ने इल्यूमिनाटी की तरफ मोड़ दिया, और ये जो इतना नाम करके सडनली चले गए, इट इज द सिम्पटम ऑफ इल्यूमिनाटी। ये एक चीज होती है, लोग मानेंगे नहीं, अमूमन तौर पे इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को करते हैं। दूसरी चीज ब्लैक मैजिक जो है वो है कि हीलर के ऊपर होता है। हीलर व्हाइट मैजिक भी कर सकता है, ब्लैक मैजिक भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन करना आता है तो एक इंसान को मारना कैसे वो भी आपको पता है ना। किस एंगल पे एक डॉक्टर एक पेशेंट को काटेगा वो उसको पता है कि ये करूंगा तो वो मरेगा, ये करूंगा तो वो जिएगा, तो वैसे हीलर को पता होता है। बट हीलर का इंटेंशन डिफरेंट हो सकता है, एक सात्विक वे में जाए, एक तामसिक वे में जाए, दोनों का ही अलग मतलब रहता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको मैं सबको ये बता दूं, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा, वशीकरण कर दो, मेरी मदर इन लॉ बात नहीं सुन रही, मारण कर दो। ये सब जो चीजें हैं ना, ये पहले पहले आपको बहुत रिजल्ट्स देती हैं, उसके बाद ना आपको खत्म करके जाती है। उसी तरीके से अगर आप सात्विक तरीके से आप कुछ स्पेल्स या हीलिंग्स कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जिससे आपके राहु केतु शनि शांत हो, तो उसमें किसी को कोई बुरा परिणाम नहीं होता। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक है उसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेंगे? आप देखना 80% लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं आजकल, चाहे लोग माने ना माने। पहले तो ये होता है कि जो लोग, सबसे पहले मैं ज्योतिष में अपना पत्र नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से घुला मिला है, जिसके कारण वो दिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ज्योतिष को पता चल जाता है कि ये तो नेगेटिव एनर्जी प्रैक्टिस करता है, तो लोग उस कारण से दिखाना नहीं चाहते। फिर फीमेल्स के पीरियड्स में समस्या आने लगती है, और ऐसी समस्या नहीं कि मतलब यूजुअल समस्या,
अचानक होगा, अचानक नहीं होगा, फिर गायब, फिर बच्चे होने में समस्या, हर चीज में, शादी में प्रॉब्लम, नजर लगना, दृष्टि लगना, इस तरीके की चीजें बढ़ते जाना, घर में बिना बात के लोगों का बीमार एक के बाद एक बढ़ते जाना, और ऑल द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक। लेकिन मैं ये भी बताऊं आपको, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ब्लैक मैजिक ज्यादातर लोग अपने घर के ही करते हैं, क्योंकि उनको आपका टाइमिंग पता होता है, उनको आपका सब कुछ पता होता है, तो वो एकदम अंदरूनी लोग करते हैं। ब्लैक मैजिक करना इतना इजी भी नहीं होता। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं चाहूंगी लोग बहुत ध्यान दें, किसी के घर में ना व्हाइट चीज ना खाए, जैसे व्हाइट मिठाई, दूध, खीर, ये ना खाए जब तक कि आप उनको 100% आपको फील नहीं होता मन से, कि मन आपको कभी झूठ नहीं बोलता कि ये मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। उसके साथ आप 7 लौंग लेकर चले जाए, किसी भी इंपॉर्टेंट काम में लेमन लेके जाए, तो वो काट करता है। लेकिन आपको एक पारंगत ज्योतिष से बैठ करके अपने घर की स्थिति का पूरा ब्यौरा निकाल करके सारी चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए, नहीं तो लाइफ निकल जाती है, बाद में पता चलता है अरे ये तो विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक था। कुछ लेडीज, मैं माफी चाहूंगी, बुरा ना माने, लेकिन ये सच है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, एविडेंस है कि लोग, लेडीज क्या करते हैं, अपने मेंसेस का ब्लड मिला के अपने हस्बैंड्स का, अपने इन-लॉज का वशीकरण करती हैं। तो ये चीजें भी बहुत मतलब रिडिकुलस है, और ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मेरा फादर इन लॉ कब मरेगा, मेरी मदर इन लॉ कब मरेगी, तो हमारा काम डेथ प्रेडिक्ट करने का नहीं है, मैम, वो ना करना चाहिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आजकल पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को मतलब हमेशा बोलते हैं कि ये मर जाएगा, शाहरुख की डेथ हो जाएगी, सलमान की डेथ हो जाएगी, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भगवान नहीं है, हम माध्यम है। बहुत सारी चीजें लोग अपने हार्डवर्क और अपनी पूजा पाठ, अपनी स्पिरिचुअलिटी से चेंज कर सकते हैं, बट आर यू डिटरमिन्ड इनफ टू चेंज योर डेस्टिनी, वो सबसे बड़ी बात है। ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग आगे वाला एक्सपीरियंस भी और भी आने वाला है। मैं बहुत सारे और सवाल पूछने में, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी बातें लग रही है, ये पूछना चाहिए, वो पूछना चाहिए। वशीकरण क्या है? एक होता है, मैम देखिए, विद्वेषण होता है, वशीकरण होता है, मारण होता है, उच्चाटन होता है, ये सारी जो चीजें रहती है ना, वशीकरण मतलब ऐसा मैं क्या करूं जिससे सामने वाला इंसान पूरा मेरे अनुसार उठे बैठे जिए मरे, जो भी मेरे हिसाब से करे। अब वो नेचुरल तो नहीं है ना। आप अगर अपने हस्बैंड के ऊपर कर रहे हो, फिर भी थोड़ा समझा जा सकता है कि ये आपका हस्बैंड है। आप किसी और के हस्बैंड के ऊपर कि इसकी शादी उससे टूट के वो मेरा हो जाए, इसलिए आप वशीकरण कर रहे हो, तो आपके घर का कर्मा किस हिसाब से स्पॉइल हो रहा है आपको नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि अपने हस्बैंड का भी वशीकरण नहीं करना चाहिए। आपको अपने कर्मों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता आपको ईश्वरीय शक्ति से ही मिलती है। कोई भी ऐसी शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति हमसे बहुत ऊंचा है, उनसे अगर हम प्योर फॉर्म में कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जैसे कुछ लोग कर्ण पिशाचनी एक्टिव कर लेते हैं, एकदम लोअर डिवाइन फॉर्म्स में जाके 3 औरतें मेरे कान में कुछ बोल के जाती हैं, ये सब नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस नहीं है। मैंने बहुत बड़े लोगों का कुंडली देखा है, और मैंने जाना है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, सारी पूजा विधिवत करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को ह्यूमिलेट नहीं करते, पंडितों का अपमान नहीं करते, पेरेंट्स के साथ अच्छे रहते हैं, फिर उपाय करते हैं, वो इन सब चीजों से बचे रहते हैं। ये चीज होती है। आप अगर अपनी ऑरा को कमजोर कर रहे हो गलत काम कर करके, तो कहाँ से आपको कोई मत बचाएगा इन सब चीजों से। ये होता है। अभी आप बात करते करते आपने इल्यूमिनेटी का बताया, थोड़ा डिटेल से बताइए, है क्या, क्या कुछ करते हैं उसमें, और कैसे उसमें से बाहर आ सके अगर बाय मिस्टेक कोई गया? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना मैम, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता। आजकल की जनरेशन तो इतनी फास्ट है कि हर नेगेटिव चीज पहले ही करना चाहती है। चाहे आप सोशल मीडिया में बैठकर आज अपने बॉयफ्रेंड को कैसे आई लव यू बुलाएं, इस तरीके के रेमेडीज चल रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप बिना कमिटमेंट के इस तरीके के इंस्टा रील बना क्यों रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो आपको उद्देश्य क्या है, व्यूज बढ़ाना या लोगों को वाकई में हेल्प करना। तो इसलिए आप मेरे चैनल पे आप बहुत कम फॉलोअर्स देखोगे, मेरे पास जो आते हैं वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, गूगल से आते हैं। आई डू नॉट गेट इनटू टू मच इंस्टा रील्स, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका कुंडली मैंने नहीं देखा। अब अगर मैं, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं आपको आके बोल रही हूँ कि आप एक काम कीजिए, आपकी किडनी में ये प्रॉब्लम है ना, एक काम करो, सुई लो, दाना लो, खुद ही सीख लो, ये तो आप नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हीलर्स के पास ही आपको जाके इन सब चीजों का सोल्यूशन मिलता है। जहां बात आपने इल्यूमिनाटी की, इल्यूमिनाटी में ऐसे होता है कि इट्स अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं है, बहुत सालों से, यूरोप से शुरू हुआ था, वो हर जगह फैल गया है। आजकल सारे लोग इसके मेंबर्स बनते हैं, शैतान की पूजा होती है वहां पे, या तो आपको चुना जाता है या तो आप ऐसे सिंबल बनाते हो कि लोग आपके, आजकल ये सिंबल बड़ा पॉपुलर है, ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है और उसमें एक आंख और ट्रायंगल बना हुआ रहता है।
इतनी ताज्जुब की बात है कि अगर आप डॉलर का साइन लोगे, $1 का आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन बना हुआ है। अच्छा। एंड एट द सेम टाइम लोगों को यही नहीं समझ आता कि यूरोपियन कल्चर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ज्यादा पावर हासिल करने के लिए इल्यूमिनाटी में घुसते गए। सारे इन्फ्लुएंशियल लोग इल्यूमिनाटी का पार्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको धर्म से अधर्म की ओर ले जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये। आपको फेम नेम उस लेवल का ओहदा आपको डेफिनेटली दे देगा, लेकिन आपसे आपकी करीबी चीजें छीनना शुरू कर देगा। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आपको देगी फिर आपसे इतना लेगी कि आप उसे झेल लेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, तो मैं कृपया करके आपके चैनल के थ्रू से मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी प्रैक्टिसेस में नहीं जाइए। आपको जो नेचर के विरुद्ध जाके मिलता है वो पहली बात तो आपका है नहीं, और आप किसी का हक छीन कर अगर ये सब चीजें कर लो तो बहुत कुछ खोगे। आपकी जब डेथ होगी क्षमा चाहते कोई पूछने तक नहीं आएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। सो हमारे फ्रेंड्स, सो दर्शकों प्लीज सावध रहना। अरे नहीं, आगे बढ़ते हैं कि कलर थेरेपी एक चीज है, तो डे के हिसाब से कलर हाँ जी। इफेक्ट करते हैं, साथ में कि मूड कैसे स्विंग होते हैं कलर थेरेपी का इस्तेमाल करने से। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके क्वेश्चंस इतने यूनिक है ना कि मुझे आंसर करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू फॉर दैट। पहले तो ये है कि हमारा मन मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मून, मून का कलर वाइट होता है। जो ज्यादातर वाइट्स एंड पेस्टल्स पहनते हैं उनका मूड ना लाइट रहता है। अब देखो मैं भी वाइट पहन के बैठी हूँ, ठीक है ना। तो वाइट आप देखोगे बड़े बड़े मंत्री, अब्बास मुस्तान जी हमेशा वाइट, तो क्यों? लता जी हमेशा वाइट, ज्यादातर वाइट, क्यों? क्योंकि वाइट है शुक्र और चंद्र दोनों का कलर, तो आपको नाम दाम शोहरत सब देता है, ठीक है। अब वही आ जाता है येलो, जुपिटर का कलर, गुरु का कलर, तो वो आपके परचम को लहराने का कलर होता है। ग्रीन आप देखोगे हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स ग्रीन कलर पहने रहते हैं, क्यों? ग्रीन इज अ हीलिंग कलर, नेचर के फूल पत्ते सारे ग्रीन 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 है, तो वो हमारा जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव रखता है। इसी तरीके से अब रेड में आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो आपको वो तय करना पड़ता है कि आपके जीवन में किस चीज की कमी चल रही है, जिसके हिसाब से आपको वो कलर देना चाहिए। अब किसी में जोश ही नहीं है तो उसको मैं बोलूँगा रेड कलर पहनो, किसी में जोश है तो मैं उसको रेड कलर पहना के उसका मंत्र ओवर एक्टिव नहीं करूंगी, मैं बोलूँगा तो व्हाइट पहन। तो हर किसी के अनुसार एक कलर डिजाइन होता है, लेकिन जो 3 कलर्स मैं अमूमन तौर पे लोगों को अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, दैट इज ब्लैक, डार्क ब्लू एंड रेड, क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक कलर्स होते हैं, शनि राहु और मंगल के कलर्स होते हैं। सब में इतने, सबका हॉरोस्कोप इतना पावरफुल नहीं होता कि आप एकदम इस तरीके के ग्रहों के कलर्स पहन के आप सक्सेस पाओ। आप पार्टी में गए, आधा घंटा पहला चेंज किया, सॉल्ट से नहाया, दैट्स ओके, बट हर बार ब्लैक 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 ब्लू 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 बहुत कम लोगों को सूट करता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने बेटे की पत्नी के बारे में बात करूं तो हम अपने बच्चों के और अपने परिवार के सदस्यों को तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे घर में केवल मेरा बेटा है जिसको ब्लैक पहनना अलाउड है, बाकी सारे लोगों को ब्लैक पहनना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से भी ग्राफ होता है मैम। कलर थेरेपी का एक अलग रहता है, उसको एस्ट्रोलॉजी से मिला करके भी हम लोगों को उनके लकी कलर्स हम बताते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसे कुछ चार्ट है जो आपने कहा कि इंस्टाग्राम तो भी इतना इंस्टेंट टीचर है, हाँ। मंडे को ये डालो ट्यूसडे को, तो आप क्या सलाह देंगे 7 दिन में क्या कपड़े कैसे डालें? एनी कलर इन वाइट ब्लिंक, चमचम वाले कलर, थोड़े से मतलब सिल्वरिश गोल्डन कलर्स, पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स आर ऑलवेज गुड, ऑलवेज ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑस्पिशियस। लेकिन ये डार्कर कलर्स अगर आप पहनो, मतलब जैसे मंडे को अपना वाइट पहनो, ट्यूसडे को लोग रेड पहनना चाहेंगे, लेकिन मैं बोलूँगी रेड की जगह ऑरेंज पहनो। वेडनेसडेज की जगह उन लोग कुछ भी पहनना चाहेंगे, मैं बोलूँगी लाइट ग्रीन्स पहनो। थर्सडे के दौरान आप येलो पहनो, येलो वैसे भी सबके लिए ही फेवरेबल कलर है। व्हाइट आप फ्राइडे को पहनो, कोई चमकीदार कपड़े पहनो, दैट इज आल्सो गुड। सैटरडे के दिन काला मत पहनो। लोग बोलते हैं कि सैटरडे के दिन काला पहनने से शनि बहुत अच्छा होता है, नहीं। जो ग्रह आपको डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट्स देता है वो कलर आपको पहनना क्यों है? तो उसमें भी व्हाइट पहनो, उसमें पिंक पहनो, इस तरीके का कलर पहनो। संडे के दिन आप पिंक कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, जो मर्जी पहनो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे स्टोन थेरेपी के बारे में आप क्या कहते हैं? मैम देखिए, जेमस्टोन्स का एक अलग हमारे नवरत्न होते हैं, जैसे कि रूबी हो गया, जिसमें मैंने पहना हुआ है, फिरोजा हो गया, उसके बाद एमराल्ड हो गया, पुखराज हो गया। जेमस्टोन्स की पावर होती है, ठीक है। अब आप आँख के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा आँख को ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। आप पैर के डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेगा पैर का ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। बट एस्ट्रोलॉजी और ये पूरा साइंस ना इतना डीप है कि इसको आप एक दिन में समझ नहीं सकते। एक एपिसोड भी इसको समझने के लिए, लाखों एपिसोड भी इसको समझने के लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें लेयर्स होते हैं। तो
जेमस्टोन से एक अलग बात है, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को क्रिस्टल्स बोलती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल भी है और वो भी काम इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टोन थेरेपी भी बहुत कमाल की होती है, लेकिन वो आपको अपने चार्ट के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। ऐसा कोई स्टोन नहीं है कि आप रैंडमली पहने और आपका काम हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। तो अपना विश्लेषण करा कर ही आप जेमस्टोन पहने। क्रिस्टल्स आप कुंडली दिखाए बिना आप टैरो रीडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर क्रिस्टल देखे, जेम थेरेपी, जेम्स थेरेपी हाँ देखे, जी। कान में डालना, गले में डालना, कड़ा बना के डालना और अंगुली में डालना, और किस तरह से डाले कि वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है? देखिए, रिंग्स के फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ब्रेसलेट्स के फॉर्म पे होता है, वो आपकी बॉडी से टच करना चाहिए, ये प्रथम नियम है। दूसरी चीज़, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके डालिए, ये दूसरा नियम। तीसरी चीज़ ऐसा है कि एक सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है, बहुत बड़ा सा सेलेनाइट होता है। उसमें अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, समय की कमी है, लेकिन आपने अपने सारे जेमस्टोन्स को उठा के सेलेनाइट के ऊपर रख दिया, तो अपने आप ही आपके स्टोन्स को रिचार्ज कर देता है। तो उसमें आपका काम भी खत्म हो गया, काम भी आपका नहीं बढ़ा और स्टोन्स आपके पावरफुल रहे। तो इस तरीके से हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, बट टाइम टू टाइम उसको रिचार्ज करना, प्राण प्रतिष्ठा के थ्रू उसको क्लेंस करना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको, अगर जैसे रूबी को हम नेम फेम से एसोसिएट करते हैं, लेकिन किसी का सूर्य मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका रूबी पहना लोगे तो उसका टेम्पर बढ़ जाएगा। तो आपको बैलेंस करके साइंस को लेके जाना चाहिए आगे, दैट इज माय फीलिंग। ये जो 7 ग्रह है, नवग्रह है, उनकी इंसान के लाइफ में कितनी अहमियत है? मैं तो ये कहूंगी तो लोगों को बहुत पावरलेस लगेगा, लेकिन एक्चुअली बात ये सिर्फ ग्रह ही है और कुछ नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी तेजी से टर्न होती है ग्रहों के चलते। अब देखो कि किसी की राहु के महादशा चल रही है तो उसके आसपास सारे राहु टाइप के लोग रहेंगे, कंफ्यूज, नेगेटिव। शनि की महादशा चल रही है, हार्ड वर्किंग लोग मिलेंगे, अपने लाइफ में लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्लोली काम कर रहे हैं। बुध की महादशा लगेगी तो सारे फास्ट काम करने वाले लोग मिलेंगे हमको, ठीक है। सूर्य की लगेगी तो थोड़े गुस्से वाले लोग मिलेंगे। तो ग्रहों का हमारे लाइफ में पूरा दिन, पूरे मिनट, पूरे सेकंड ग्रहों का ही असर है। तो उसको आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कैसे कंट्रोल करके चलते हो, दैट इज ऑफर, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। वो टफ है, लेकिन अगर आप करें तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। फिर चक्र क्या होते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल वापस मैम। चक्र ऐसे होता है, हमारे बॉडी में चक्र तो बहुत होते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे, मूल तौर पे हम 7 चक्र को मानते हैं। वो शुरू होता है मूलाधार से, जो कि हमारे बैकबोन के नीचे होता है, और जाता है सहस्त्रार चक्र पे, जो क्राउन चक्र होता है। ये जब सातों चक्र हमारे बॉडी के बैलेंस रहते हैं, हमारी लाइफ बैलेंस चलती है। इसमें से एक भी चक्र इम्बैलेंस हुआ तो हमें चक्र बैलेंसिंग करनी चाहिए, तब जाके हमें सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो आपका हार्ट चक्र वीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में वही वही लोग आपको मिलेंगे जो आपको चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये जो थर्ड आई चक्र है, ठीक है, इस ये बैलेंस है, तो आप डिसीजन अपनी सही लोगे। आपका क्राउन चक्र सही है, तो उससे क्या होता है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हमेशा बनी रहती हैं और ईश्वरीय शक्ति आपको मिलती रहती है। आपका ये जो थ्रोट चक्र है, अगर वो सही है तो आप बहुत अच्छा करोगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी बातों से ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा लाइक सहस्त्रार चक्र, देन सीक्रेट चक्र, मणिपुर चक्र, रूट चक्र। तो अब उसमें क्या होता है, रूट चक्र या मूलाधार चक्र जो हमारे बैक के नीचे होती है, वो अगर स्टेबल है तो हम लाइफ में डरते नहीं हैं, फियरलेस रहते हैं। सेक्रेट चक्र जो है, अगर वो स्वादिष्ठान उसको हिंदी में बोलते हैं, तो जब वो बैलेंस रहता है तो हमारी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, हमारे पार्टनर के साथ जो फिजिकल लाइफ है वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसका अच्छा होना भी शादी के लिए जरूरी है। उसके बाद जब हम मणिपुर चक्र में आते हैं, वो हमारे पावर, पोजीशन सबके लिए जरूरी रहता है। तो ये सारे चक्र से काम है और मंत्र है। जैसे मूल के लिए हम लम यूज करते हैं, वम, रम, ऐसे अलग अलग मंत्र हैं जो आपको दिए जाते हैं टू बैलेंस ऑफ चक्रास। अभी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चक्र बैलेंस कर लिया तो आपका बैलेंस हो गया। जैसे आप पार्लर में फेशियल कराने के लिए जाते हो, अपने बाल धोने जाते हो, उसी तरीके से आपको चक्र बैलेंसिंग 15 या 20 डेज में कराती रहनी चाहिए, क्योंकि हम सतयुग में नहीं है जहाँ पे एक बार करते थे और बात हो जाती है, हम कलयुग में पूजा भी 10 बार करनी पड़ती है, बैलेंसिंग भी 10 बार करनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी जल्दी डैमेज हो जाती है इसलिए। बहुत अच्छा गाना। मेरे दिल में भी 2 सवाल आ रहे हैं, एक तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जी, जानती है और दूसरा आकाशिक, ये दोनों क्या है? देखिए एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता बेसिकली क्या है कि जो जिस व्यक्ति पर हो रहा होता है वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग में बताता है। आकाशिक रीडिंग में जैसे मैं हूँ, आप मुझे बोलेंगे कि
आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करके बताई थी, तो मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स या तो इंट्यूशन से, आप टैरो से भी आकाशिक रिकॉर्ड बता सकते हो, आप मेडिटेशन से भी बता सकते हो। हर एक हीलर का अपना यूनिक तरीका होता है, और मुझे ये बुरा लगता है कि हर हीलर दूसरे को डाउन करता है। नहीं, हर हीलर अपने में यूनिक है, उसका अपना ज्ञान है, उस तरीके से वो लोगों को देना चाहते हैं, तो उसमें दूसरा वाला गलत नहीं हो जाता। कुछ लोग जेमस्टोन में नहीं मानते, कुछ लोग क्रिस्टल में नहीं मानते, कुछ लोग किसी में नहीं मानते, कोई लोग ईश्वर में नहीं मानते, तो उनका क्या ही जस्टिफाई करोगे? कोई तो चीज मानते चलनी पड़ेगी। तो पास्ट रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें अपने कर्सेस के बारे में, हमारे ब्लॉक्स के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, हमारी जो एंसेस्ट्रल लीनिएज चले आ रही है उसके बारे में पता चलता है। तो फिर उससे क्या होता है, हम जब हमने किसी का खून किया था, इसलिए हमारे बैक में किसी ने चाकू मार दी, जब हमें ये बात पता चलती है तो क्या होता है, अच्छा कर्म बैलेंस हो गया, मतलब जिसका जो हिसाब था वो क्लियर हो गया। और जैसे काफी लोगों की लाइफ में ना पैसे का लॉस हो, तो आप ये समझ रहे हैं ना कि उसके बकाया रह गए थे पिछले जन्म में, तो इसलिए उसको देना पड़ रहा है। तो इसलिए आप उसको कैसे अलाइन करके उपाय के थ्रू सुधार सकते हो, यही हमें आकाशिक रिकॉर्डिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन बताता है हमें तौर पे, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन शुड डू। जो बहुत सारे लोग हैं, ये आपने अभी तक जितना भी बताया वो हिंदू सेंट्रिक है। हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन हिंदूज है, पर उनको अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम, अपना घर, अपनी विचार, अपनी हेल्थ, सब में सुधार चाहिए। वो लोग क्या करें? मैम उनके लिए हम स्पेल्स एंड रिचुअल्स करते हैं, मतलब क्रिश्चियंस और मुस्लिम क्लाइंट्स में मेरे हैं, और वो लोग बड़े रेस्पेक्टफुली सारे पूजा पाठ हमारे करते हैं। लेकिन उनके केस में क्या होता है, मैं करती हूँ वो नहीं करते, क्योंकि अपने अपने धर्म के लिए सब लॉयल होते हैं। बट मैं जो बोलती हूँ उसको करने के लिए वो मुझे एनर्जी से, मतलब मनी ट्रांसफर करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि इतना आपको लगेगा, वो हमें दे देते हैं, और हम उसको आगे लेकर जाते हैं, उसमें हम स्पेल्स करते हैं। तो स्पेल्स और रिचुअल्स क्या होता है, कैंडल के जरिए हम अपने पावर्स को यूज करके सामने वाले की समस्या को दूर करते हैं। तो वो भी एक तरीका है, तो वो सनातनी तरीका नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसे मेरे प्रेडिक्शंस में भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि अब सनातन का उत्थान होगा, तो लोग वाकई में हमारी हिंदू फिलॉसफी को, हिंदू पूजा पाठ को बहुत मान रहे हैं वर्ल्ड ओवर में। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जर्मन्स हैं, इंग्लिश हैं, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, वो मानते हैं। अगर मैं उनको बोलती हूँ कि यू जस्ट गेट अ पितृदोष पूजा डन, तो वो करवाते हैं। हमारे हिंदू सारा क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों और वो क्यों, लेकिन वहाँ के लोग पूरा ऊपर से नीचे तक मानते हैं। सो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, और वो करना चाहिए। लाइक अगर आपको किसी ने बोला है कि आप ये करने से आपको फायदा होगा, तो जो चीज आपके फायदे की उसको करके देखने में तो कोई नुकसान नहीं है। सो वही मुझे लगता है। तो दर्शकों, आपने देखा आपके फायदे की चीजें करने में क्या नुकसान है आपका। अपने कर्मा क्लियर रखें, और ऊपर वाला तो मेरी, जो आप अच्छा करोगे अच्छा ही होगा। रेनी जी, थैंक यू सो मच आपके जो अभी इंसाइट दी उसके लिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे आप खुद भी इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज के, क्योंकि शायद आपका बर्थडे 23 अक्टूबर को आता है, मेरा 14, तो मुझे लगता है 5-5 का जो एक कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा रहा। और मैं आप सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये पॉडकास्ट जितना शेयर कर सकते हैं आप करें, इंटरव्यू शेयर कर सकते हैं करें, बिकॉज ये बहुत ही नॉलेजेबल था। और एक जो व्यक्ति होस्ट होता है, जो आपका इंटरव्यू दे रहा होता है, उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो कितना नॉलेज आप तक पहुंचा सकता है। तो मुझे अक्षता जी की नॉलेज में कोई कमी लगी ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आप जितना इनके ही पॉडकास्ट सुनने, आपकी लाइफ का बहुत उतार हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।